हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक, जिसे विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। यह वॉल्यूम नंबर 2 बुक है। इसमें टोटल 11 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है 6 को करेंगे और इसमें जो है व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। आपने कितना एग्ज़ाम की तैयारी किया ये भी जांच हो जाएगा। सिर्फ एक वीडियो में एक मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 में सबसे पहले झारखंड सामान्य ज्ञान हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 40 देखते हैं, 1 से लेकर 40 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड के हेमंत सरैया को सामाजिक कार्यों के लिए किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा लोक सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। झारखंड के हेमंत सरैया को सामाजिक कार्यों के लिए किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा लोक सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो है आंसर सिंगापुर। हेमंत सरैया को सामाजिक कार्यों के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा ये सम्मान 2022 में दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्ध योजना। ये ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग पॉइंट्स। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य मुख्यतः बालिकाओं किशोरियों को शिक्षा से जोड़ना और वयस्क होने पर उसकी शादी के लिए ज़रूरी सहायता करना है। बच्चियों को स्कूल से जोड़े रखने में इससे बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन जो है ए नंबर जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रज्वल पांडे। इसका जो ऑप्शन है प्रज्वल पांडे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं पॉइंट्स। पच्चीस अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश बने ऋषि सुनक ने अपने कोर टीम में प्रज्वल पांडे को शामिल किया। प्रज्वल पांडे सिंदरी धनबाद के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रांची से जो है होकर के कर्क रेखा गुजरती है झारखंड में। और इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कर्क रेखा रांची के कांके से होकर के गुजरती है। यह झारखंड के 6 जिलों बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला और लातेहार से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड को विभाजित करने का कार्य करती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गंगा सोन। ये जो है बिहार एवं झारखंड को विभाजित करती है। बिहार एवं झारखंड को विभाजित करने वाली नदी गंगा एवं सोन है। सोन नदी का अपवास क्षेत्र गढ़वा एवं पलामू है। यह झारखंड की बरसाती नदी नहीं है। गंगा नदी झारखंड एवं बिहार को साहेबगंज जिले में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राजमहल ट्रैप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना राजमहल ट्रैप है। इसकी पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती हैं जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हमें ढूंढना है। तो इसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन जो है, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई थी। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, तिलैया बांध कोनार नदी पर 1953 ईस्वी में बना। यह ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है देखते हैं हम लोग।
दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध, 3 तापीय विद्युत केंद्र तथा 1 अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तिलैया बांध बराकर नदी पर 1953 ईस्वी में बना, जबकि कोनार बांध 1954 ईस्वी में कोनार नदी पर जो है बना है। मैथन डैम 1958 ईस्वी में बराकर नदी पर तथा पंचेत बांध 1959 ईस्वी में दामोदर और बराकर के संगम पर बनाया गया है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है? तो 8 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी साबुन का उद्योग जो है वन आधारित नहीं है। बाकी माचिस उद्योग, लाख उद्योग यानी लाह उद्योग जिसको बोलते हैं, प्लाईवुड उद्योग, ये सब जो है वन से आधारित है। बाकी साबुन का उद्योग जो है वन से आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी इकाइयाँ भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है, झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी जो है सही है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की अनुषंगिक इकाई इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC झारखंड में स्थापित की गई है, जो कॉपर संबंधी कार्यों की देखभाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। तो अभ्रक की खानें जो है किन जिलों में पाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी दोनों, यानी गिरिडीह और कोडरमा दोनों जिलों में जो है अभ्रक की खानें अधिकतर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1767 ईस्वी में जो है 1767 ईस्वी में झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश के दौरान अंग्रेज सेनापति फर्ग्यूसन ने झारग्राम के राजा को सबसे पहले पराजित किया था, यानी हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस शासक ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी आदिल खां द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना गया। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। खान देश के शासक आदिल खान शाह द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा और झारखंड सुल्तानी नाम से झारखंडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसने घोषणा की कि अबुआ राज एके जाना महारानी राज टुंडू? मतलब इसका अर्थ क्या होता है? पहले फिर से क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने घोषणा की अबुआ राज एके जाना महारानी राज टुंडू? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यह जो नारा दिया था बिरसा मुंडा जी ने दिया था। बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा यह घोषणा किया गया, अबुआ राज एके जाना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है, महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। इन्होंने नारा दिया था बिरसा मुंडा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मैक्लुस्कीगंज। क्या है? मैक्लुस्कीगंज इसका आंसर है। इसे जो है गांव में बसा शहर कहा जाता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इसकी स्थापना आंग्ल भारतीयों को बसाने के लिए कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 1933 ईस्वी में की गई थी। मैक्लुस्कीगंज को जो है 1933 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौलेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चतरा जिले में जो है कौलेश्वरी मंदिर है। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। कौलेश्वरी मंदिर चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित है। यह हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस पहाड़ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ ने तप किया था, यानी तपस्या किया था, तथा जैन महाकुरान के रचनाकार जिन सेन ने यहाँ साधना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह के मुख्य प्रेरक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी जो थे झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख प्रेरक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी जब पहली बार रांची आए थे तब किसके निमंत्रण पर आए थे? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर जो है महात्मा गांधी रांची आए थे। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर पहली बार 4 जून 1917 ईस्वी को पड़े, जब गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे तथा उन्हीं के यहाँ वो ठहरे थे। 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा गांधी जी ने रांची में ही तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विश्वनाथ शाहदेव। ये जो है मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किए थे कब? 1857 के विद्रोह के दौरान। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। इस सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव थे तथा सेनापति पांडे गणपत राय थे। ये दोनों जो है संस्थापक थे, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय। यह सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है असत्य कथन ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात अमरनाथ बनर्जी रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था। अमरनाथ बनर्जी नहीं बल्कि अमरनाथ मुखर्जी जो थे रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहते थे। और बाकी ऑप्शन जो है सही है। 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाया, ये भी सही है। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है, ये भी सही है। मनोरंजन गुहा गिरिडीह के क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि हमें असत्य कथन ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा तथा भवानी दयाल सन्यासी द्वारा मुक्ति नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। यह ऑप्शन गलत है। यह ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित किया जाता था। कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित किया जाता था और ऑप्शन में दिया है मुक्ति नामक मासिक पत्रिका। तो ये ऑप्शन गलत है और बाकी सभी ऑप्शन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया था, ये ऑप्शन सही है। हजारीबाग जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला, ये भी सही है। डी ऑप्शन भी सही है। यदुवंश सहाय के नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इनकरेक्ट है यानी गलत है, तो हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरखा लड़के किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन समर गाथा असुर सिरिंग तथा आदिम राग पुस्तक किसकी रचना है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वंदना टेटे। इसका आंसर है वंदना टेटे। इसके बारे में देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य। पुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन समर गाथा असुर सिरिंग आदिम राग पुरखा झारखंडी साहित्य और नए साक्षात्कार आदि पुस्तकें वंदना टेटे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी सृष्टि की साँझ नीलोत्पल मृणाल ये नहीं लिखे हैं, बल्कि सृष्टि की साँझ एवं ओ अभी कुंवारी है नाटक के रचनाकार सिद्धनाथ कुमार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है यानी गलत है। बाकी रचना और रचनाकार को देखते हैं। कोचे कोड़बा इसको जो है सुलेमान मुर्मू लिखे हैं। घने अंधकार की ओर इसका जो लेखक हैं रचनाकार हैं गोपाल दास मुंजल। और खेरवाल बांसो धर्मपुंथी इसके लेखक जो हैं मांझी रामदास टुड्डू हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है क्योंकि हमें असत्य कथन ढूंढना था, जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मिशेल बेंजामिन लकड़ा अरुणा मिश्रा लक्ष्मी पांड्या तथा दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं ये लोग, बॉक्सिंग प्लेयर हैं ये लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम T20 यानी 2020 मैच किस देश के साथ खेला था? तो अंतिम 2020 मैच जो है महेंद्र सिंह धोनी ने, MS धोनी ने किस देश के साथ खेला था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिरहोर जनजाति को जो है शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 नंबर है, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यानी जनानी झूमर। जनानी झूमर एक नागपुरी लोक नृत्य है। यह एक महिला केंद्रित नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 नंबर, यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। वह कौन सा त्यौहार है? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए, यानी वंदना पर्व जो है पशुओं के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और वंदना पर्व कब मनाया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला वंदना पर्व का संबंध पशुधन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिटलाहा क्या है? तो 29 नंबर क्वेश्चन है, बिटलाहा क्या है? तो एक प्रकार की कठोर सज़ा है। यह जो है सज़ा है, पनिशमेंट है समाज में। तो 29 के बारे में हम लोग देखते हैं कि संथाल जनजाति के कठोरतम सज़ा को बिटलाहा कहा जाता है, यानी सामाजिक बाइकाट कर दिया जाता है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है, यानी सोशल बाइकाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रा को जो है झारखंडी वायलिन या झारखंड का वायलिन कहा जाता है। इसके बारे में कुछ बिंदु देखते हैं। झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाने वाला लोकप्रिय वाद्य यंत्र केंद्रा है। इसका निर्माण लगभग 4 फीट के एक खोखले बांस के दोनों सिरों पर सूखी लौकी के 2 गोलाकार खोलों को बांध कर किया जाता है। इस वाद्य में 3 तार लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में गलत है? माने असत्य कथन हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इनकरेक्ट है, यानी असत्य है। झारखंड का जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि झारखंड का जनजातीय समाज जो है पितृसत्तात्मक है। तो हमें गलत ऑप्शन बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और जो सही ऑप्शन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जनजातीय गाँव के पूजा स्थल को सरना कहते हैं, ये सही है। चावल से बनी शराब इनका प्रिय पेय पदार्थ है। झारखंड के जनजातीय लोग जो है चावल से बनी पेय पदार्थ जो होता है, जिसे हड़िया कहते हैं, वे इसे काफ़ी शौक से पीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड के कौन से गवर्नर ने 2013 में JSCA स्टेडियम का उद्घाटन किया था? तो 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सैयद अहमद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2001 में। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अस्तित्व में आया था। इसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप त्रिस्तरीय है, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, फीमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है, जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी कथन सत्य है। तो सभी कथन को हम लोग पढ़ लेते हैं। राज्य में इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गई है, ये सही है। इसके तहत राज्य के 24 जिलों के 48 ग्राम, प्रत्येक जिले में 2 ग्राम जल ग्राम के रूप में चयनित हुए हैं। चयनित सभी 48 जल ग्राम केंद्रीय सहायता हेतु केंद्र की सूची में शामिल हो गए हैं। ये सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। कोचिंग एंड एलाइड योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो कथन 1 है, 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा किसके शुरुआत की गई? तो दूसरा जो है इसमें है, यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। तो ये दोनों जो कथन है सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 36, समर SAAMAR यानी इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो 36 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 29 यानी 29 दिसंबर 2021 को झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई। यह सही कथन है। नेक्स्ट है, इस योजना की शुरुआत कुपोषण को दूर करने के लिए यानी माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए की गई है। यह भी कथन सही है। दोनों कथन सही है अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यानी फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का डैश राज्य बना है। तो 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा राज्य बना है। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का दूसरा राज्य है। प्रथम राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? तो सरहुल का दूसरा नाम कौन सा है? 38 का ऑप्शन नंबर ए यानी सरहुल पर्व को जो है बाहा पर्व के नाम से भी जानते हैं। सरहुल झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। इस त्यौहार में सखुआ कुंज का प्रयोग किया जाता है। इस दिन झारखंड में राजकीय अवकाश यानी राजकीय छुट्टी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वाद्य यंत्र थाला डैश द्वारा तैयार किया जाता है। तो वाद्य यंत्र थाला किससे बनाया जाता है? लोहा से, एल्यूमिनियम से, कांसा से, निकल से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कांसा से बनाया जाता है थाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी धातु का काम से ये लोग जुड़े हुए हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय धातु के काम से जुड़े हुए हैं। इसे धोकरा कला के नाम से भी जाना जाता है और यह धातु का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन से। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 41 से देखते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है। हाल ही में पशुओं में लंपी रोग फैलने की खबर आई है जिससे पशुओं के शरीर पर फोड़े हो रहे हैं। लंपी रोग का कारक है क्या चीज़ है? तो इसका जो आंसर है 41 का ऑप्शन नंबर ए यानी वायरस से जो है लंपी रोग पशुओं में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है? जो सुमेलित है उसको बताना है। तो 42 का ऑप्शन सही जो है ऑप्शन नंबर डी है। हम इसका जो है सही सुमेलन जो है उसको पढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्र जो है और नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार 2021 में जो है किस क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया उसके बारे में देखते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, तो नोबेल पुरस्कार जो है डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउटियन या चिकित्सा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है एस्क्यूरो, मोनेबे, क्लॉस, हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसिक इनको मिला है। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र के में जो है बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में जो है अब्दुल रज्जाक गुरनाह तंजानिया के नोवेलिस्ट को मिला है। शांति के लिए जो है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को मिला है। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है डेविड कार्ट, जोशुआ एनग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को मिला है। तो इन सभी को जब मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अर्थात ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी जो है सही मिलान है। नेक्स्ट देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, शशि थरूर ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हिंद स्वराज जो है शशि थरूर इस पुस्तक को नहीं लिखे हैं। बाकी वाई आई एम आ हिंदू ये शशि थरूर ने लिखा है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये भी शशि थरूर लिखे हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ये भी शशि थरूर लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट तो ऑप्शन बी जो है सही होगा क्योंकि शशि थरूर ने हिंद स्वराज को नहीं लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
हाल ही में सुप्रसिद्ध पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, इनका संबंध था। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कथक नृत्य से इनका संबंध था। पंडित बिरजू महाराज एक सुप्रसिद्ध कथक नर्तक थे। इनका संबंध लखनऊ घराने से था। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें जो है 1986 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 18वां G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में किस देश में आयोजन किया जाएगा? तो 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया तथा 18वां जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है ब्राज़ील। इसकी राजधानी केप टाउन नहीं है, बल्कि ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्राज़ीलिया है, और मुद्रा जो है ब्राज़ीलियन रियल है। तो बाकी सभी ऑप्शन सही है। बहरीन की राजधानी मनामा है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, और चीन की राजधानी बीजिंग है। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस देश की मुद्रा पीसो है? तो 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3 4, यानी चिली, कोलंबिया, उरुग्वे, अर्जेंटीना, इन सभी देश के जो मुद्रा है पीसो है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस देश के राष्ट्रीय गान से नहीं है? तो रविंद्रनाथ जो हैं भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और श्रीलंका का भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो इसका जो आंसर होगा, पाकिस्तान का जो है राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। दूसरा, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेटक की पुत्री थी। तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3 जो है सही है, बाकी दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 51 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे ऑप्शन नंबर सी है देखते हैं। जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, और नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। तीसरा है मजहर पर हस्ताक्षर। चौथा है दीन इलाही की स्थापना। तो इसका जो क्रम है इस तरह से है सी, यानी 1 2 3 4, इस तरह से जो है उन्होंने किया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस सन में, किस वर्ष, किस ईस्वी में कौन कार्य उन्होंने किया है। जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 ईस्वी में किया इन्होंने। इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में किया। मजहर पर हस्ताक्षर जो है 1579 ईस्वी में किया। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले 1 2 3 4 इस तरह से क्रम में किया कार्य इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो 52 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित है, यानी 1856 ईस्वी में अवध का विलयन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एनी बेसेंट कॉमनवेल, ये जो है सुमेलित है। कॉमनवेल जो है एनी बेसेंट से रिलेटेड है, यंग इंडिया गांधी जी से, और केसरी बाल गंगाधर तिलक, मुक नायक जो है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन है। 1929 ईस्वी में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कार्य किया था।
इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब किया गया था? 55 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जनवरी 22, 1947 को। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का प्रारूप बना। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 56 का जो आंसर है, सही सुमेलन पहले देख लेते हैं हम लोग। सही सुमेलन इसका है 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण है इसमें। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात ए का जो है 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा और डी का 2 होगा। समय ज़्यादा न लगे इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो जिनको स्पीड लगता है वो लोग स्लो कर लेंगे वीडियो को, और जिनको स्लो लगे वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना है JSSC CGL का। प्रैक्टिस सेट का अलग है और कंटेंट का अलग है, उसे आप लोग अवश्य देखें। और GK GS का भी बहुत वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग देखें उसे और नॉलेज को गेन करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार डैश। तो 57 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों को। इसके बारे में देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है पहला, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये सही बात है। गवर्नर यानी राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार यह पद पर बने रहते हैं। ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा है उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। चौथा है सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो ये जो है इसका 58 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी प्रश्नगत चारों कथन सत्य है। सभी कथन जो है सत्य है प्रश्न के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल एक सही है। देखते हैं हम लोग कौन सही है। इसमें पंचायतों के स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, ये ऑप्शन सही है। और इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, ये गलत है। ऑप्शन जो 2 है, स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो 59 का आंसर जो है सी, यानी केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। तो 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के माध्यम से। इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 2019 में CSO तथा NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 61 वस्तु एवं सेवा कर यानी GST
में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो 61 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमा शुल्क कर जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। जीएसटी में उत्पादन शुल्क है, मूल्यवर्धित कर है और सेवा कर है, ये सभी है, सीमा शुल्क नहीं है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है? तो 62 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है। इसके बारे में देखते हैं, प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है, अतः प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगी, और बजटीय घाटा बराबर होता है कुल प्राप्तियां उसमें से कुल व्यय को माइनस कर देते हैं, घटाते हैं। राजस्व घाटा ज्ञात करने के लिए राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय को घटा देते हैं। राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा, यानी कुल प्राप्ति कुल व्यय और उसमें सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएँ, यानी जिसको देना है ऋण को जो है ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है या फिर राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य प्राप्तियां उसमें से कुल व्यय को घटा दिया जाता है। तो 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास था। दूसरा है 8वीं पंचवर्षीय योजना में मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने पर बल दिया गया। तो 63 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है IUCN, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 64 का ऑप्शन नंबर बी होगा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। 1964 ईस्वी में स्थापित रेड डाटा बुक के अंतर्गत वैसे प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो 65 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, मतलब आरोही क्रम मतलब कम से अधिक। तो सबसे ज़्यादा जो है सबसे कम किस देश का बॉर्डर साझा करता है? 66 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई आरोही क्रम में निम्न अनुसार है। पहला जो है बांग्लादेश सबसे अधिक, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है इसमें? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो यही ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबसे कम जो है नेपाल से बॉर्डर साझा करता है भारत, फिर पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। मतलब ये जो है ऑप्शन के अनुसार है, और नहीं तो इसे जो है हम लोग इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, चीन कम, उसके बाद पाकिस्तान कम, नेपाल उसके बाद कम, और म्यांमार उसके बाद कम, भूटान उसके बाद कम, सबसे कम जो है बॉर्डर साझा करता है देश अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात का जो है तट रेखा सबसे लंबी है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग, गुजरात की तट रेखा समुद्री तट से जो है सबसे लंबी है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ए और बी दोनों जो है दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 69 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो सही सुमेलन हम लोग देखते हैं पहले, उष्णकटिबंधीय वन जो है साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन, पतझड़ वन राजस्थान। तो इसका सही सुमेलन जो है ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात ए का 4 होगा, बी का 2 होगा और सी का 1 होगा और डी का 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 70 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 70 का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी अर्थात खनिज और उत्पादन क्षेत्र। तो लौह अयस्क जो है केवझर में उत्पादित होता है, तांबा खेतड़ी में, कोयला जो है कोरबा में, अभ्रक कोडरमा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ए का 2 होगा, बी का 1 होगा और सी का 4 होगा, डी का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन जो है साइंस से है। पहला 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न, विद्युत विभव के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल एक। यह एक अदिश राशि है, यानी विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यह सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर चुनिए। तो 72 का आंसर है, सही सुमेलन इस प्रकार है। रेडियम जो है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, एक्सरे की खोज जो है W.K. रॉन्टजन, कहीं कहीं शॉर्ट में एक्सरे की खोज रॉन्टजन लिखा रहता है, तो एक्सरे की खोज W.K. रॉन्टजन ने की। चेचक की खोज जो है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड चेनर ने की। तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ए का 2, बी का 1, सी का 4 होगा, डी का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 73 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है? तो 73 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम इसका तरंगदैर्घ्य की सीमा है दृश्य स्पेक्ट्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर है इन कथनों को हम लोग देखते हैं। आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये गलत है। तीसरा है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो 1 और 3 सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, यानी 1 और 3 सही है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम लोग। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के वित्त क्रमानुपाती होता है। बैंगनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण उनका प्रकीर्णन अधिक होगा, जिस कारण आकाश नीला रंग का प्रतीत होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडल में किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसके कारण प्रकाश के छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग की न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है, जिसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य लाल दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति है। तो ये जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। P = W/T फार्मूला अप्लाइड करिएगा और इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऑप्शन नंबर ए अर्थात 110 वाट आएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है इस प्रकार है। सेफ्टी लैंप, डेवी ने इसका आविष्कार किया। एक्स किरण का जो आविष्कार है रॉन्टजन ने किया। रेडियो का मार्कोनी ने, टाइपराइटर का सोल्स ने, अर्थात इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 77 है, पाश्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, यही पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया है। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया को हिंदी में पाश्चुरीकरण कहते हैं। द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है जिसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी, जिनके नाम पर इसका नाम पाश्चुरीकरण पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 78 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, तो ये CaSO4 है रासायनिक रूप से।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है 79 नंबर, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्यूबलाइट में जो है निम्न दाब पर नियॉन और पारद वाष्प भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है इस प्रकार है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को बोलते हैं। तो इसका जो है सही सुमेलन ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात ए का 3, बी का 1 और सी का 2, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो 81 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रोक्लोरोफार्म जो है ये विस्फोटक नहीं है, बाकी सभी विस्फोटक हैं। साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामिन, ये जो बी ऑप्शन है इसको RDX शॉर्ट में बोलते हैं, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामिन, इसको RDX कहते हैं, ये एक विस्फोटक पदार्थ है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ये भी विस्फोटक पदार्थ है। टाइनाइट्रोटोलुइन TNT, ये भी विस्फोटक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रोक्लोरोफार्म जो है विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 82 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से इसका सही सुमेलन जो है 82 का एस्पार्टेम, इसका जो उपयोग है कृत्रिम मधुरक के लिए, फ्रियॉन प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में, नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ में, और बेनाड्रिल इसका जो है प्रतिहिस्टेमिन में। तो इसका जो सही सुमेलन जो है ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात ए का 3, बी का 4 और सी का 1, डी का 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 83 का जो है सही सुमेलन इस प्रकार है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया, विकास का सिद्धांत डार्विन ने, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बिडल और टैटम ने, ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोड ने। तो इसका जो है सही सुमेलन ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा और डी का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 84 नंबर क्वेश्चन है, अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका जो आंसर है 84 का ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मार्फिन जो है अफीम का मुख्य अवयव होता है। अफीम में मुख्यतः मार्फिन नामक एल्कोलॉयड पाया जाता है। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 और 2, ये जो है दोनों सही है। एजोला नील हरित शैवाल, ये जो है जैव उर्वरता के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और बाकी जो है ऑप्शन 3 करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी यानी 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 86 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 86 का जो सही सुमेलन है इस प्रकार है, टायलिन जो है स्टार्च को पचाता है, टायलिन जो है स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो है रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन एवं एंजियोटेंसिन में बदलता है। तो ये जो है रेनिन का 3 का 1 में आ जाएगा। और ऑक्सीटोसिन जो है मसृण पेशियों के सिकुड़न प्रेरित करता है। तो इन सभी में जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए का 2,
ए का 2 होगा, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो इसे आप लोग देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। किसी डॉक्टर द्वारा मापा गया रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि रक्तचाप 120 mmHg है तो इसका अर्थ है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो 88 का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, ऑक्सीटोसिन। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना तथा शिशु के देखभाल की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा प्रमुख समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास जो है आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। 89 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। आयोडीन का महत्वपूर्ण तथा सबसे मुख्य स्रोत समुद्री घास है, जैसे केल्प, नोरी इत्यादि। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? तो 90 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये ऑप्शन सही है। इसके बारे में देखते हैं, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम तथा दात्र कोशिका अरक्तता आनुवांशिक अव्यवस्थाएं, जबकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कंप्यूटर से है। 131 नंबर क्वेश्चन, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। तो 131 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह जो है 5वीं पीढ़ी के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवैक का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 132 का ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 भागों में बांटा गया है। सीपीयू को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेन मेमोरी। तो ये जो है सीपीयू 3 मुख्य भाग में विभक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 134 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वेब कैम। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर में वेब कैम इनपुट युक्त यानी इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग होता है तथा साथ ही वीडियो इमेज को कैप्चर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और बाकी जो है प्रिंटर, मॉनिटर, स्विच, ये जो है आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 135 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए का प्रयोग किया जाता है? तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? 135 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें देख लेते हैं हम लोग। दस्तावेज में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, प्रचालन तंत्र जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, प्रचालन तंत्र को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधन रिसोर्सेज को संरक्षित किया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर है 136 है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी, यानी इनपुट आउटपुट हो गया, स्मृति हो गया, मेमोरी और सीपीयू, ये सभी जो है इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 137 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो 137 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रूट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो 138 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं करता है? तो 139 का जो है ऑप्शन नंबर डी, यह एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है, ये गलत है।
इसके बारे में देखते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में डी आता है कि डेस्कटॉप एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर यानी पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं प्रस्तुत करता है। बाकी जो है बाकी ऑप्शन सही प्रस्तुत करते हैं, सही वर्णन प्रस्तुत करते हैं। देखिए, यह एक पर्सनल कंप्यूटर है, ये भी सही है। यह एक ही स्थान पर नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर है, ये भी सही है। डेस्कटॉप लैपटॉप की तुलना में इसकी कीमत कम होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 140 नंबर क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात CPU प्रोसेसिंग कोड। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। मशीन लैंग्वेज CPU यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है। मशीनी भाषा मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल 0 और 1-2 अंकों से निर्मित श्रृंखला में लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 141 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सन माइक्रोसॉफ्ट। 142 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 10,48,576 बाइट। 1 MB बराबर होता है 10,48,576 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 143 नंबर क्वेश्चन है, एक IP पता तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी अर्थात एक IP पता जो है नेटवर्क में प्रत्येक नोड के लिए एक विशिष्ट पहचान है, यह भी सही है। एक 32 बिट का कूट है, यानी एक जो है 32 बिट का कूट है, इसमें 4 अष्टक होते हैं, ये सभी ऑप्शन सही है, यानी एक IP पता जो है उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 144 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात स्पैम जो है समूह से संबंधित नहीं है। बाकी मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर ये जो है समूह है। स्पैम उस प्रकार के ईमेल को कहते हैं जो थोक में भेजा जाता है और बिना मांगे या बुलाए आ जाता है, जिसमें प्रायः विज्ञापन होते हैं। जैसे कि स्पष्ट है कि स्पैम की अतिरिक्त अन्य 3 विकल्प मुख्यतः दुर्भावनापूर्ण प्रयोजन से बाहर होते हैं, जबकि स्पैम प्रायः विज्ञापनों के प्रसार, ब्रॉडकास्टिंग प्रसार आदि के लिए भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम डैश था और ही डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात जो दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम था वो था वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, और इसका जो खोज किए थे टिम बर्नर्स-ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 146 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? तो 146 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे होस्ट कहते हैं। एक नेटवर्क होस्ट एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है। इसके माध्यम से संसाधनों से संबंधित सूचनाएं, सेवाएं और अनुप्रयोग एप्लीकेशंस नेटवर्क पर प्रयोगकर्ताओं को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 147 है, पेज प्रीव्यू मोड में डैश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 148 में है, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? तो 148 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात फॉर्मेटिंग टूल बार। MS वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार बटन्स डिस्प्ले होता है। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात नाम। MS एक्सेल में सेल और रेंज की पहचान उनके नाम द्वारा होती है जो नेम बॉक्स में प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 जो लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का। एंटिटीज़ गुण और संबंध किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात डेटा की तार्किक अवधारणा का। इसके बारे में देखते हैं। एंटिटीज गुण और रिलेशनशिप डेटा के तार्किक अवधारणा से संबंधित है। तो आज हमारा जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट
6 यहाँ समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।